गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये जो लास्ट टॉपिक है, एक्चुअली लास्ट टॉपिक इसको नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है। बोर्ड को एग्जाम में देखते हुए दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसका मतलब हुआ सामूहिक अपनेपन का भाव। यार समस्या ये है कि सामूहिक अपनेपन का भाव होता क्या है, किसको हम सामूहिक अपनेपन का भाव कहें? जब हम समूह में लोगों को जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे? तो विभिन्न धर्म के लोग देश में हैं, विभिन्न जाति के लोग देश में हैं, विभिन्न भाषा के लोग देश में हैं। सबको हमको क्या करना है? गेट टुगेदर करना है, एक साथ लेना है, ताकि हम किसी खास मुद्दे के लिए, किसी खास मकसद के लिए सबको एकजुट कर सकें। क्योंकि अभी तक आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा, इस चैप्टर में असहयोग आंदोलन भी पढ़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पढ़ा, सत्याग्रह भी पढ़े, या और भी बहुत सारे आंदोलन हम भारतीयों के द्वारा अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अन्य बड़े नेताओं के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन किए गए, लेकिन फिर भी देश आज़ादी की तरफ अग्रसर हुआ, हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण है कि हम कलेक्टिवली बिलोंगिंग नहीं करते थे। हम आपस में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी भाषा के लोग या अन्य डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वी आर नॉट बाइंडिंग टुगेदर विथ अ वन गोल। दैट्स व्हाई वी आर नॉट फाइंडिंग, वी हैव नॉट अचीव्ड आवर independence because we have our own desires, our own aspirations, we have our own interests. इस टॉपिक में हम लोगों को यही पढ़ना है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे बनेगा। और ये टॉपिक बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, उसमें ये बताया गया कि आज़ादी के बाद का चीज़ है, नहीं, ये आज़ादी के पहले का चीज़ है। क्योंकि जब तक हम लोगों को यूनाइट नहीं करेंगे, एकजुटता में परिवर्तित नहीं करेंगे, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न भाषा के लोग एकजुट होंगे नहीं, तब तक हम अपने देश की आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते। So we are going to start this chapter with the last topic of this chapter, the sense of collective belonging. Here it is clearly written on the blackboard, in nationalism spread when people begin to believe that they are all part of one nation. सबसे पहले चीज ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा कि हम सभी जो भी देश के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी भाषा बोलने वाले लोग हों, वो सभी लोग एक देश के क्या है? नागरिक हैं। ये पहले सबके मनोमस्तिष्क में इस चीज को बैठाना पड़ेगा, तब जा करके हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को एक साथ स्थापित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न भाषा के लोगों के साथ साथ कुछ खास ऐसे मुद्दे होने चाहिए। यहाँ लिखा है दे डिस्कवर सम यूनिटी, दे डिस्कवर का मतलब क्या हुआ? हमें कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे कुछ लक्ष्य ढूंढने पड़ेंगे जो सबको यूनाइट कर सके, मतलब एकजुटता के साथ सबको बांध सके। तो भाई जिस समय हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस मुद्दे के लिए पढ़ रहे हैं, वो हमारे सामने मुद्दा क्लियर है कि हमारे लिए एक लक्ष्य क्या था, एक एम था क्या? वो एम था कि हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है और भारत से कॉलोनियल गवर्नमेंट को हटाना है। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था और इसी मुद्दे के लिए दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, ताकि एक ऐसा मुद्दा हो जिसमें सभी लोग, सभी देश के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी पंथ के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी खान पान के लोग को क्या किया जा सके? एक खास मुद्दे पर इकट्ठा किया जा सके, बांधा जा सके, एक दूसरे के साथ सहयोग करने। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्शली थ्रू द expression of a united struggle.
और जब तक ये यूनिटी तब तक नहीं आएगी जब तक हम सब मिल करके एक साथ यूनाइटेड स्ट्रगल न करें, जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को अपना पाना या उसे एक्सेप्ट करना संभव नहीं है। और द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन के लिए ये सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये दिल में फीलिंग रखनी पड़ेगी कि भाई देश सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, खान पान भाषा कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्र अगर सबसे सर्वोपरि है तो ही हम किसी खास मकसद के लिए, किसी खास मुद्दे के लिए हम पूरे देश के लोगों को एकजुट कर सकते हैं। थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ द यूनाइटेड टुगेदर स्ट्रगल, एट द सेम टाइम हिस्ट्री, fiction, folklore, and a story, popular prints and a symbol also played an important role in spreading nationalism. राष्ट्रीयता को फैलाने के लिए, जन जन तक राष्ट्रीयता को पहुंचाने के लिए, सबको राष्ट्रीयता के लिए जगाने के लिए किसी एक माध्यम से, किसी एक सहारे से यह फायदा नहीं हुआ। इसके लिए बहुत स्तर से, अलग अलग स्तरों से हम सब ने क्या किया, काम किया, जिसमें से किस किस चीज का सहारा लिया गया, किस चीज को जगाने के लिए, राष्ट्रीयता को जगाने के लिए पहले हिस्ट्री का सहारा लिया गया। हिस्ट्री का क्या यहाँ पर सेंस है, मतलब वी हैव टू अगेन रीराइट आवर हिस्ट्री, वी हैव टू encourage our people that the Indian history is not the puppet in the hand of the British government. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में कठपुतली नहीं थी। It was the history of India that glorified Indians. It was the history of India that we know for the architecture, we know for the science, we know for the any development in the world. That is the history of the India. इसलिए भारत के इतिहास को भी पुनः क्या किया गया, लिखा गया, पुनः इतिहास के बारे में बताया गया। फिक्शन, छोटे छोटे कहानियां लिखे गए, गीत लिखे गए, संगीत लिखे गए, चित्रकारी की गई, पेंटिंग भी बनाए गए, एंड सिंबल्स और प्रतीक चिन्ह को भी बनाया गया। ये सारे चीज किससे संबंधित है, तो भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आज भारत भले ही ब्रिटिशों के गुलाम है, लेकिन भारत का इतिहास ऐसा नहीं रहा है। भारत की चित्रकारी से लेकर, भारत के गीत संगीत से लेकर के, भारत के इतिहास से लेकर के, भारत की विज्ञान तक, ये पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने वाला भारत रहा है। आज हम भले ही ब्रिटिशों के अधीन गुलाम हो चुके हैं, इसलिए भारतीयों को जगाने के लिए इतिहास का सहारा लिया गया, फिक्शन का सहारा लिया गया, फोल्कलोर्स का सहारा लिया गया, कहानियों का सहारा लिया गया और पॉपुलर प्रिंट्स का भी सहारा लिया गया। एंड सिंबल्स आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। इन सब के कारण भारत में राष्ट्रीयता बहुत तेजी से क्या हुई, फैली, तब जाकर के हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई है। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअलाइज्ड एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ द भारत माता। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीयता जो पनपी, राष्ट्रीय धर्म जो पनपा, राष्ट्र के प्रति विचार जो पनपा, वो भारत माता के द्वारा, भारत माता का जब तस्वीर बनाया गया, लोगों तक इस भारत माता की तस्वीर को जन जन तक क्या किया गया, पहुंचाया गया, तब जाकर के भारत में राष्ट्रीयता प्रबल हुई, राष्ट्रीयता बढ़ी और हम अपनी आजादी को प्राप्त किए। Came to be visualized, विजुअलाइज का मतलब होता है दर्शाना, एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ द भारत माता। राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए हम लोगों ने भारत माता का भी क्या किया, तस्वीर निर्मित किया, निर्माण किया। द इमेज ऑफ अ भारत माता एक्वायरिंग मेनी डिफरेंट फॉर्म। अब भारत माता का जो तस्वीर है, ये इमेजिनरी एक तस्वीर बनाया गया, एक काल्पनिक तस्वीर बनाया गया, और ये जिन जिन लोगों ने बनाया उनके बनाने के तरीके अलग थे, लेकिन उनका थीम क्या था, भारत माता का था। किसी ने भारत माता का तस्वीर बनाया, उसमें किसी ने उनको सिर पर बैठाया, किसी ने उनके हाथों में गदा पकड़ाया, किसी ने उनको सन्यासिनी के रूप में दर्शाया। अलग अलग तरीके से अलग अलग चित्रकारों ने अपना अलग अलग व्यू
जो बनाया है उस व्यू को जन जन तक पहुंचाया गया, और यही हमारे देश की माता है, इनकी प्रतिष्ठा, इनका सब कुछ आज विदेशी ताकतों के अधीन है, चुंगल में फंसा हुआ है। इनको क्या करना है, बाहर निकालना है। इस तरीके से एक इमेजिनरी पिक्चर को ड्रॉ किया गया और जन जन तक उसको पहुंचाया गया। द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायरिंग मेनी डिफरेंट फॉर्म ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था उस समय और ट्री कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन। उस समय 3 रंग के झंडे को भी बनाया गया था, जिस झंडे का 3 रंग था, रेड, येलो और रेड, येलो, 3 कलर बनाए गए थे। रेड एक्वायरिंग भारत माता रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन। इट हैज 8 लोटस, और ये जो झंडे 3 कलर के बनाए गए उसमें 8 पंखुड़ियां, कमल की 8 पंखुड़ियां भी दर्शाई गई, रिप्रेजेंटेटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। और उसमें भारत के जो 8 ब्रिटिश प्रोविंस कहे जाते हैं उसको भी दर्शाया गया था। याद रखना यह है कि भारत में ट्री कलर का फ्लैग स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल के द्वारा बनाया गया था, जिसके रंग क्या थे, 3 रंग के थे, ये रेड थे, ग्रीन थे और येलो थे, और उसके बीच में वाज डिजाइन। इट हैज 8 लोटस रिप्रेजेंटेटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश। और उस समय उसी झंडे में 8 कमल की पंखुड़ियों को भी दर्शाया गया था, जो भारत के 8 राज्यों को भी क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। एंड अ एसेंस मून रिप्रेजेंटेटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। और उसी झंडे में अर्धचंद्राकार चंद्र को भी दर्शाया गया था, जो भारत में हिंदू और मुसलमानों की एकता को क्या करता था, दर्शाने का काम करता था। अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अ नेशनलिज्म वाज थ्रू इंटरप्रेटिंग ऑफ अ हिस्ट्री। द इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन राइटिंग द पास्ट टू डिस्कवर इंडियंस ग्रेट अचीवमेंट। लिखा हुआ है भारत का जब इतिहास पुनः दोहराया गया, पुनः लिखा गया, तो उसमें ये हम लोगों ने बताया कि भारत का इतिहास ब्रिटिश के आने के पहले कैसा था, हमारी उपलब्धियां क्या थी। इंटरप्रेटिंग द हिस्ट्री द इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन राइटिंग द पास्ट टू डिस्कवर इंडियंस ग्रेट अचीवमेंट। पास्ट का जो हमारा ग्रेट अचीवमेंट है, पास्ट में हम लोगों ने कैसे भारत धर्म गुरु विश्व गुरु था, इस चीज को भी हम लोगों ने अपने इतिहास में दर्शाने का काम किया है। नेशनलिस्ट बिगन डिस्कवर इंडियन ग्रेट अचीवमेंट, दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम। जो भी हमारा प्राचीन भारत था, वो प्राचीन भारत विश्व में सबसे अग्रणी था, सबसे आगे था। ना हम साइंस में पीछे थे, ना आर्किटेक्चर में पीछे थे। इस सारे चीजों को पुनः क्या किया गया, जन जन तक पहुंचाने के लिए इतिहास को एक फिर से, इतिहास के पन्नों को फिर से क्या किया गया, दोहराया गया। अचीवमेंट, दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम वेयर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, जहां पर कलाएं और निर्माण, साइंस, विज्ञान एंड मैथ, यानी जो प्रीवियस एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें भारत मैथमेटिक्स में भी आगे था, विज्ञान में भी आगे था, कला में भी आगे था और निर्माण में भी आगे था। हम किसी से पीछे नहीं थे, फिर भी हमारे देश को क्या कर लिया गया, गुलाम बना लिया गया। इन सारे चीजों को पुनः निर्मित करने के लिए, लोगों तक, जन जन तक इस चीज को पहुंचाने के लिए लोगों को जो इकट्ठा किया गया, उसी को हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के नाम से जानते हैं। Had florized the glorious time was followed by the history of the decline when India was colonized. अब इसमें यह बताया गया है कि जब भारत गुलाम हुआ, भारत जब अधीन हुआ, ब्रिटिशों के चुंगल में आया, तो ये सारे चीजों को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। ना तो हम साइंस में कमजोर थे, ना मैथ में कमजोर थे। भारत साइंस में भी अग्रणी रहा है, मैथ में भी अग्रणी रहा है। इस तरीके से ग्लोरीफाइड times followed by the history of the decline when India was colonized. These nationalists urged the
readers to struggle against the British to restore the glorious path. इसलिए हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि जो प्राचीन भारत में भारत था, जो उपलब्धि वाला भारत था, जो विश्व गुरु भारत था, उसको पुनः हम क्या कर सके, पा सके, यानी अपनी आजादी को प्राप्त कर सके। Now we are going to discuss the important main events of this chapter. In 1906, 1906 में the All India Muslim League was formed. very important है। Yes, these all are the MCQ. ये MCQ है, ये आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1906 में क्या हुआ था, लिखा हुआ है मेन इवेंट्स, मुख्य घटनाएं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण किया गया। 1918 से 1919 में पीजेंट मूवमेंट इन यूपी बाय बाबा रामचंद्र। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिस्क्रिप्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1918 और 1919 में पीजेंट्स को यूपी में लीड कर रहे थे कौन, बाबा रामचंद्र। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जून 1920 में अवध में जून 1920 अवध में एक किसान सभा का क्या गठन किया गया था, जो जिसकी रूपरेखा तैयार की गई अक्टूबर 1920 में। और वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, हम लोग पढ़े हुए हैं। 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड। 1914 में पहला विश्व युद्ध क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। 1919 द रॉलेट एक्ट पढ़ चुके हैं हम, जिसे हम अंधा कानून कहते हैं। दो तीन घटनाएं हुई हैं 1919 में। 1919 में द रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग भी हुआ है, इंसिडेंट, गांधी हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट। ये सारी घटनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट जानते हैं, रॉलेट एक्ट जिसको अंधा कानून कहा गया। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग इंसिडेंट, गांधी हड़ताल 6 अप्रैल 1919। we have already studied in a deeply classes। ये सारी घटनाएं 1920 सितंबर में मैंने मेंशन कर दिया। ये मैथ बेस्ड भी क्वेश्चन है। 1920 सितंबर में कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ। 1920 दिसंबर में नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ फॉर द नॉन कॉपरेशन। और नॉन कॉपरेशन को यहीं पर क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी। 1921 जनवरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, 1921 में। 1922 फरवरी में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया, वापस ले लिया। डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में हम लोगों ने, रेगुलर क्लासेस में, वीडियो के भी माध्यम से हम लोगों ने सब कुछ क्लियर कर लिया। 1924 में मई में अलूरी सीताराम राजू अरेस्टेड एंड दे विल बी सिवियरली पनिश्ड। 1924 मई में अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट किया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई। 1928 बारडोली सत्याग्रह बताया था, बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह फॉर द पीजेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह माना जाता है। 1929 लाहौर कांग्रेस, जिसमें लाहौर कांग्रेस में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हम लोगों ने किया था। और इसीलिए निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश आजाद हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस डिडंट सो हैपन, इस तरह का नहीं हो पाया। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बाय महात्मा गांधी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बाय बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया गया था। और इसी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के कारण जो टॉप लीडर ऑफ दलित वर्ग थे, उन्होंने रिजर्वेशन की सीट की मांग की थी, जिसके कारण महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो वार्तालाप हुई, उसे हम भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट ऑफ 1932 के नाम से जानते हैं। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था कि भाई 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन, एंड इफ इरविन is unable to negotiate, then Mahatma Gandhi started salt march. The salt march was started with the 11th March of 1930, and he reached Dandi of the 6th April 1930 and break salt law. ये सब कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ। 1931 5 मार्च गांधी और इरविन पैक्ट।
गांधी और इरविन पैक्ट, यही गांधी और इरविन पैक्ट है जिसके कारण महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस, द फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज विथड्रॉ बाय और कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी, एंड महात्मा गांधी वेंट टू लंदन फॉर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्लियर हो चुका है, हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट इवेंट्स है 1932 सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट रीलॉन्च्ड। 1922 में when Mahatma Gandhi came back to London and he saw that here the British government launched new way of repression, तो उन्होंने 1932 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या किया, स्टार्ट किया। 1931 दिसंबर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जहां से गए और वापस आए, उसके बाद से उन्होंने 1932 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को पुनः क्या किया, स्टार्ट किया। एंड द लास्ट ऑफ डेट ऑफ दिस चैप्टर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, और अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। और बहुत सारा मैंने वीडियो देखा तो लोगों ने इसको पढ़ाया है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये आजादी के बाद हुआ। भैया ये आजादी के बाद होने की चीज नहीं है, ये आजादी के पहले था। ये इसलिए था कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे, किसी खास मुद्दे पर इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक देश की आजादी हम प्राप्त नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग करने के लिए, लोगों को सामूहिक अपनेपन के साथ जोड़ने के लिए इतिहास का भी सहारा लिया गया, काव्य का भी सहारा लिया गया, पोएट्री का भी सहारा लिया गया, पिक्चर का भी सहारा लिया गया, प्रिंट का भी सहारा लिया गया, और आर्ट का भी सहारा लिया गया। अलग अलग तरीके से जिसके इतिहासकारों के कलम में ताकत थी तो उन्होंने भारत के पूर्ववर्ती इतिहास को लिखना शुरू किया। चित्रकारियों के कलम में ताकत थी, चित्रकारी में ताकत थी, उन्होंने भारत माता का तस्वीर बनाया, जन जन तक लोगों को पहुंचाया, और लोगों के अंदर ये विश्वास डाला कि ये भारत माता है, इनकी अस्तित्व खतरे में है, इनको बचाना है। इसलिए हम भारत के हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर के भारत में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बना। और इसके लिए कोई खास मुद्दा होना चाहिए, और वो मुद्दा था देश की आजादी, गुलामी से निकलना और आजादी को प्राप्त करना। सो आई होप दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटली वी हैव कवर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विथ ऑल important points and all MCQs and the big, long, short and all questions. So I humble request to all of you that those who have not subscribed this channel, kindly subscribe and help me to encourage myself, and I will try my best to upload each and every details of your class 10th, subjective, objective, and all the important questions including 2026 examination. Thank you so much.